दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पे जहां बात करते हैं हम लोग इंडियन स्टॉक मार्केट के बारे में। और आपके डिमांड पे मैं 23rd क्लास में लेके आ गया हूं इंट्राडे ट्रेडिंग टिप्स एंड स्ट्रेटजी। जी हां, आज हम बात करने वाले हैं इंट्राडे ट्रेडिंग टिप्स के बारे में कि किस तरह से स्टॉक को करना है पिक, किन स्टॉक के ऊपर में आपको इंट्राडे में करना है इन्वेस्ट और किन रूल्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका बेनिफिट परसेंटेज इंक्रीज करेगा और जो लॉसेस है वो मिनिमल हो जाएगा। जी हां, लॉस 0% तो बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि मार्केट में 100% कुछ नहीं कहा जा सकता। प्रेडिक्ट करना मार्केट को बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन अगर हम एनालिसिस के साथ जाएंगे तो डेफिनेटली हम डेली मार्केट से कुछ ना कुछ पैसे लेकर निकलेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिल सके। इसके साथ ही अगर आपने अभी तक ट्रेडिंग अकाउंट नहीं खोला है तो नीचे दिए गए लिंक के थ्रू अपना अकाउंट खोल सकते हैं। आप चाहे तो कहीं और से भी खोल सकते हैं। साथ ही अगर आपने स्टार्टिंग से वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो 1 से देखना चालू कीजिए। क्लास 1 से लेकर जब क्लास 22 तक देखेंगे तब आपके टेक्निकल सारे इंडिकेटर के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपको किसी प्रायर नॉलेज की इंफॉर्मेशन नहीं है तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, इसके बिल्कुल मत कीजिएगा क्योंकि हर पॉइंट, हर रूल, हर टिप जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो आइए वो पॉइंट को हम समझते हैं कि कौन सी वो पॉइंट है जिनको अगर हम फॉलो करें तो हमारे मार्केट में लॉसेस के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं और हमारा बेनिफिट जो चांसेस है वो रॉकेट की तरह बन जाता है। तो सबसे पहले आपको करना है होमवर्क। मैंने क्या कहा था आपसे, याद होगा फर्स्ट लेक्चर में ही, कि मार्केट में विदाउट प्रिपरेशन नहीं आना है। जैसे बड़ा से बड़ा बैट्समैन जब होता है वो किसी नई पिच पे खेलने जाता है ना तो पहले वहां पे 2 दिन 3 दिन प्रैक्टिस करता है। जैसे इंडियन टीम इंग्लैंड गई तो उन्होंने टेस्ट मैचों की प्रैक्टिस की, ऑस्ट्रेलिया गई तो प्रैक्टिस की। ऐसा नहीं कि प्लेयर पहली बार जा रहे हैं, लेकिन जब भी एक नए पिच पे उतरते हैं, एक गैप के बाद उतरते हैं तो उनको प्रिपरेशन करना होता है। तो बेस्ट वे कि अगर मार्केट में आपको पैसे बनाने हैं तो पहले होमवर्क कीजिए। होमवर्क कहने का मतलब है पहले प्रिपरेशन कीजिएगा। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, चूज 2-3 लिक्विड शेयर्स। यहाँ पे 2-3 लिक्विड शेयर्स की बात क्यों कर रहा हूं, देखिए 50 शेयर में आप ट्रेडिंग करेंगे तो आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा। आप 2 में बेनिफिट करेंगे, 4 में लॉस करेंगे और एंड ऑफ द डे आप जीरो होके निकलेंगे या अपने कैपिटल डुबा के निकलेंगे। समझदार ट्रेडर वो होता है कि 2 या 3 ट्रेडर में एंटर करे, अपना बेनिफिट बुक करे और मार्केट से एग्जिट कर जाए। इसके साथ ही अगर उसको हो गया है लॉस, उस केस में भी वो मार्केट से एग्जिट करके निकल जाए। हमको मार्केट को, शेयर को लड़ना नहीं है, हमको उससे सिंग नहीं लड़ाना है। वी आर नॉट बफेलो। तो हमको क्या करना है, उनका रिस्पेक्ट करना है और हमारी जो एनालिसिस है उसके बेस पर डिसीजन लेना है। तो पहला रूल, आपको 2 से 3 शेयर जो है एक दिन पहले ही पिक कर लेना है। अब इसके पीछे क्या लॉजिक होगा उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपसे कहा था कि अगर इस वीडियो पे 500 लाइक जाती है तो मैं एक नया सीरीज स्टार्ट करूंगा जहां पे डेली मैं आपको बाय और सेल के 3 स्टॉक दिया करूंगा। चलिए आते हैं इस वीडियो पे। तो आपको 2 और 3 जो स्टॉक चूज करने हैं वो कौन से स्टॉक होंगे। तो आपको सबसे पहले देखना है कि 52 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर कौन से शेयर चल रहे हैं। अब मूविंग एवरेज क्या होता है इसके ऊपर विस्तार से एक वीडियो बता रखा है मैंने। आप नीचे गए लिंक में जाइए, वहां पे आपको मिल जाएगा, या क्लास 1 से लेके जब 22 तक, क्लास 1 से लेके क्लास 22 तक के वीडियो देखिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। प्लस मूविंग एवरेज का सेपरेट वीडियो है, आप उसको देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा कि मूविंग एवरेज क्या होता है, ये कैसे काम करते हैं और इसको कैसे हम लोग अप्लाई करते हैं किसी भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर में। तो आपको देखना है 52 वीक मूविंग एवरेज को। 52 वीक मूविंग एवरेज कहने का लॉजिक ये होगा कि जब भी कोई स्टॉक 52 वीक मूविंग एवरेज को ऊपर चलता है तो ऐसा मान के चलते हैं कि अभी जो वो शेयर है वो क्या है, अप ट्रेंड में है। तो पहला काम करना है आपको 2 या 3 स्टॉक फिल्टर करने हैं। उसके बाद आपको देखना है कि क्या वो स्टॉक जो है 52 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है या नीचे चल रहा है। थर्ड, अप्लाई एनी करंट स्टडी एंड फॉर्मूला। जब मैं बात करता हूं एनी करंट स्टडी एंड फॉर्मूला का तो आपको पता होगा कि अभी तक के 22 लेक्चर में बात कर चुका हूं डिफरेंट टाइप के टेक्निकल इंडिकेटर का। इवन कैंडल क्या होते हैं, मोरोवोजो क्या होता है, मैंने आपको बताया कि आरएसआई क्या होता है, आपको बताया एमएसीडी क्या होता है, आपको बताया वीवेफ क्या होता है, मूविंग एवरेज क्या होता है। इस तरह के बहुत सारे टॉपिक मैंने कवर किया है। तो आपको सारे एक साथ अप्लाई नहीं करने हैं, आपको जो 2 या 3 समझ में आते हैं उनको अप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल हमने बोला 52 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर जो होता है वो क्या अप ट्रेंड माना जाता है। लेकिन क्या होगा अगर आरएसआई 80 के ऊपर हो, आरएसआई 90 के ऊपर हो तो अभी आप उसको लेंगे? बिल्कुल भी नहीं, वो हाई रिस्क का केस हो जाएगा क्योंकि वो ओवरबॉट में हो जाएगा। तो ओवरबॉट, ओवरसोल्ड, ये सारी चीज मैंने आपको बताया है। तो आप उन इंडिकेटर को अप्लाई करेंगे और अप्लाई करने के बाद में डिसाइड करेंगे कि भाई अब मुझे मेरा पहला 3 स्टॉक फिल्टर हो गए, दूसरा ये हो गया कि मेरा 52 वीक मूविंग एवरेज हो गया, थर्ड पॉइंट ये आ गया कि मेरा टेक्निकल इंडिकेटर भी कंफर्मेशन दे दिया। क्या एमएसीडी में देखना आपको बुलिश क्रॉस ओवर हो रहा है या बेयरिश क्रॉस ओवर हो रहा है, या अगर आप वीएफ लगाएंगे तो आप देखेंगे वीएफ लाइन के ऊपर में बुलिश क्रॉस कर रहा है या बेयरिश क्रॉस हो रहा है।
तो जो फॉर्मूला आपको समझ में आता है, जो आपको टेक्निकल इंडिकेटर समझ में आते हैं, आप स्टडी में जाके उसको अप्लाई कर देंगे। फोर्थ पॉइंट क्या करना है, डिटरमाइन एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट ऑफ द शेयर। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपने सब कुछ कर लिया लेकिन राइट प्राइस पे एंटर और राइट प्राइस पे एग्जिट नहीं किया तो आपका कैपिटल हो जाएगा जीरो, सारी एनालिसिस हो जाएगी जीरो। क्यों ऐसे कह रहा हूं कि मान लीजिए मार्केट ओपन हुआ और आपने सोचा था ये स्टॉक आज ऊपर जाएगा, लेकिन अगर ऊपर होने से पहले उस स्टॉक ने 20 रुपीज 30 रुपीज का जंप मार चुका है और आपने बोला है मेरी एनालिसिस तो ये ऊपर जाएगी तो मुझे ब्लाइंडली बाई करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। आपकी एनालिसिस ये ऊपर जाएगी लेकिन मार्केट ओपन होने से पहले, क्योंकि मार्केट 9 o'clock ही ओपन हो जाता है, 9:15 में आप ट्रेड कर पाते हैं, तो ऑलरेडी एक जंप बना चुका है। फिर आपको हेल्प करेगा टेक्निकल इंडिकेटर, वहां पे जाके वहां पे देखना है कि क्या वो ओवरबॉट में चला गया या ओवरसोल्ड में चला गया है, जोन में चला गया, क्या ट्रेंड रिवर्सल का इंडिकेटर मिल रहा है कि नहीं, या आपको देखना है कि बुलिश क्रॉस ओवर हो रहा है कि नहीं, या बेरिश क्रॉस ओवर हो रहा है कि नहीं। मतलब आपके इंडिकेटर वहां डिसीजन लेने में आपको हेल्प करेंगे। आप कैंडल पैटर्न को वहां पे देखिएगा कि किस तरह के पैटर्न बन रहे हैं, उसके बाद में आपको डिसाइड करना है। तो आपका कंडीशन क्या होना चाहिए कि जो अगर आपने बाय में सोचा है तो जो प्रीवियस डेज का प्राइस है, पहली बात तो स्टॉक उसके ऊपर ओपन होना चाहिए। कल मान लीजिए कोई स्टॉक 100 रुपए पे क्लोज हुआ था और आपको लगा ये ऊपर जाएगा, जो आपने फिल्टर किया था, और उसको जो है मूविंग एवरेज ने भी कंफर्म कर दिया, आपका फॉर्मूला ने भी कंफर्म कर दिया। तो आपको क्या देखना है पहले कि जब प्राइस मार्केट ओपन हुआ तो प्राइस ऐसा तो नहीं कि 80 रुपीज या 70 रुपीज पे आ गया या 90 रुपीज पे आ गया, आपको देखना है 101 102 पे गया है कि नहीं, मतलब डायरेक्शन अपवर्ड जाना चाहिए। फिर आप वहां पे अपना टेक्निकल इंडिकेटर लगाइए और कैंडल के कॉन्सेप्ट को यूज कीजिए। उसके बाद डिसाइड कीजिए कि मुझे बाय करना है या सेल करना है। सिमिलरली जो आपने जब एनालिसिस किया होगा, जब 2 या 3 लिक्विड सेल का, तो आपने एक टारगेट भी डिसाइड किया होगा। अब टारगेट कैसे डिसाइड करते हैं इसके ऊपर मैंने बता रखा है। इसके साथ ही किस रेंज पे जाके वो रिटर्न हो सकता है या किस रेंज को क्रॉस करेगा तो अगले सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल पे जाएगा, इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखा है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस टॉपिक का, आप जाके देख सकते हैं। तो आपको अपना टारगेट डिसाइड करना है कि 1% या 2%। मैं हमेशा बोलता हूं कि 2% टारगेट मैक्सिमम रखो, 1% का बेनिफिट लेके भी निकल जाओ तो कोई लॉस नहीं है। मार्केट में पैसे बनाने बैठे हैं, डुबाने नहीं बैठे हैं। तो आज जैसे ही आपका टारगेट अचीव हो जाता है, आपको मार्केट से कर जाना है एग्जिट, और वैसे ही आपको लॉस की भी प्लानिंग करके रखनी है कि अगर वो नीचे जाता है तो मेरा स्टॉप लॉस किस पॉइंट पे होगा। स्टॉप लॉस नहीं पता है तो जाके देखिए, वीडियो बना रखा है उसके ऊपर में। एक ही आपका फ्रेंड है मार्केट में स्टॉप लॉस, तो जैसे स्टॉप लॉस हिट करना है आपको स्टॉक से एग्जिट मार के निकल जाना है। ये नहीं कि हम उसको फिर से खरीदेंगे थोड़ी देर बाद, स्टॉक को फॉलो नहीं करना है। हमारी एनालिसिस गलत हो गई, हम एग्जिट कर गए, हमारी एनालिसिस सही रहती तो हम जाते हैं। लेकिन आपको अपना टारगेट प्लस लॉस दोनों डिसाइड करके रखना है। तो इसे डिटरमाइन एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑलवेज अप्लाई स्टॉप लॉस। ऑलवेज अप्लाई स्टॉप लॉस क्यों कहता हूं मैं, क्योंकि वही आपके पैसे बचा सकते हैं। पैसे रहेंगे तो मार्केट में कल फिर से आएंगे, फिर से स्टॉक को बाय करेंगे, स्टॉक को सेल करेंगे और हम बेनिफिट बुक करेंगे। लेकिन जब कैपिटल ही नहीं रहेगा तो भाई मार्केट में आके क्या करेंगे। मार्केट में वही आता है जिसके पास पैसे हैं, जिसके पास कैपिटल है। जिसके पास कुछ नहीं है वो सिर्फ देखता है और 1 घंटा देखने के बाद वो लैपटॉप बंद कर देता है। समझ रहे ना। तो आपको हमेशा स्टॉप लॉस लगाना है, चाहे तो आप नॉर्मल स्टॉप लगाइए, चाहे तो ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लगाइए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा। और स्टॉप लॉस ऐसा नहीं कि हम लोग जो है वो 5% के नीचे का लगाएंगे। स्टॉप लॉस का आपको कितना लगाना चाहिए इसके ऊपर डिटेल्स वीडियो बना रखा है मैंने। रिस्क रिवार्ड रेशियो के रूल के तहत आपको स्टॉप लॉस लगाना है कि आपके कैपिटल के हिसाब से आपकी कैपेबिलिटी कितनी है रिस्क लेने की, इसके बेस पे आपको लगाना है स्टॉप लॉस। नहीं पता है तो रिस्क रिवार्ड वीडियो जो है उसको जाके देखिए, 1 बार 2 बार 5 बार आपको समझ में आएगा। उसके बाद बुक योर प्रॉफिट व्हेन टारगेट रीच। जैसा कि मैंने कहा, जैसे ही आपका टारगेट रीच होता है आपको एग्जिट कर जाना है। मैंने टीसीएस को लिया 3000 रुपए, मेरा टारगेट था 3050 रुपए। जैसे 3050 रुपए एग्जिट हो जाएगा, 3050 रुपए हो जाएगा, मुझे वहां से बेनिफिट लेकर निकल जाना है। हो सकता है कि टीसीएस 3000 रुपए से 3100 200 300 भी चला जाए, लेकिन वो अगर आपका इतना कॉन्फिडेंस है, आपको इतना इंडिकेटर ने हेल्प दे दिया है तो अलग बात है। वरना एक समझदार ट्रेडर क्या होता है, आप पहले अपना बेनिफिट लेके वहां से निकल जाइए, आपके पैसे बुक हो जाएंगे। 50 रुपीज का अगर एक स्टॉक पे आपको बेनिफिट आ रहा है और आपने वहां पे 200 स्टॉक भी ले रखे हैं तो आपको कितने हो गए बेनिफिट, कमेंट में बताइए मुझे। तो आपको इस तरह से करना है। और अगर वो 50 रुपए नीचे भी जाता है या 20 रुपए नीचे भी जाता है तो अगर आपने जो स्टॉप लॉस लगा रखा है, जैसे स्टॉप लॉस को हिट करता है आपको स्टॉक को छोड़ देना है। ये नहीं कि मैं डाउन ट्रेंड में इसको खरीद लेता हूं, क्योंकि वो रिवर्स भी हो सकता है। तो इसलिए आपको सारे इंडिकेटर क्लियर होने चाहिए। एंड सबसे डोंट मूव अगेंस्ट द मार्केट। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी मार्केट के साथ में ना हमको सिंग नहीं लड़ाना है, हमको मार्केट के साथ में फाइट नहीं करना है कि आज हम मार्केट में तेरे साथ बॉक्सिंग करता हूं, नहीं।
हमें मार्केट के साथ चलना है। हम मार्केट से है, मार्केट हमसे नहीं है। हमको मार्केट को फॉलो करना है। मार्केट अगर अप ट्रेंड में है तो हमको शॉर्ट सेलिंग नहीं करने जानी है, डाउन ट्रेंड का नहीं फॉलो करना है। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो मुझे अप ट्रेंड को नहीं जाना है। मार्केट के सेंटीमेंट को समझना है, मार्केट के सेंटीमेंट को समझिए, स्टॉक के सेंटीमेंट को समझिए और अपने एनालिसिस को बेटर करते जाइए, तब जाके हमें किसी स्टॉक से बाय और सेल करना है। तो अगर आप इन टिप्स और स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं तो आपका मार्केट में लॉस हो जाएगा बहुत ही कम और आपका बेनिफिट होगा हमेशा इंक्रीज डे बाय डे। इसका सबसे बेस्ट तरीका है कि पहले 10 दिन आप क्या कीजिए, स्टॉक एनालिसिस कीजिए, 3 स्टॉक चूज कीजिए, आइदर बाई साइड और सेल साइड। मैं ये नहीं बोलूंगा 3 बाई और 3 सेल के 6 स्टॉक को मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है, उतने पैसे भी नहीं होने चाहिए। तो 3 स्टॉक को भी पिक कर लीजिए बाई और सेल के, उसके बाद उसके प्राइस को कॉपी में राइट डाउन कीजिए नोटबुक में, उसका टारगेट स्टॉप लॉस देखिए और अगर वो स्टॉप लॉस को हिट करता है तो उसको हमें कट कर दीजिए, अगर वो टारगेट को हिट करता है तो आप उसको सक्सेस कर दीजिए और देखिए 10 दिनों में आपका सक्सेस रेशियो कितना था। अगर आपका सक्सेस रेशियो जो है 70% 80% के पास में आ रहा है, मतलब आपकी एनालिसिस सही डायरेक्शन में जा रही है, और नहीं आ रहा है तो आपको और एनालिसिस करने की जरूरत है, आपको इंडिकेटर को और बेटर वे में समझने की जरूरत है। तो इसी के साथ फिर से कहना चाहूंगा, एजुकेट योरसेल्फ टू क्रिएट द फाइनेंशियल वेल्थ। थैंक यू।